कभी सोचा है कि किसी भी देश की पूरी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है? ये बड़ा सवाल है, पर इसका जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? हम सबके बहुत छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों से। जी हाँ, तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे खर्च करने और बचाने के तरीके मिलकर पूरे देश की इनकम को शक्ल देते हैं। अच्छा सोचिए, अगर अभी अचानक किसी की जेब में 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएं, वो उसका क्या करेगा? देखिए, जब भी इनकम बढ़ती है ना, हमारे पास मोटे तौर पर दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम उसे खर्च कर देते हैं या फिर उसे बचा लेते हैं। और यकीन मानिए, अर्थव्यवस्था का पूरा राज इसी एक छोटे से फैसले में छिपा हुआ है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा फैसला लगता है ना? लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब करोड़ों लोग एक ही समय पर यही फैसला ले रहे होते हैं, खर्च करें या बचाएं, तो ये छोटी छोटी लहरें मिलकर एक बहुत बड़ी शक्तिशाली लहर बन जाती हैं। और बस यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी इकोनॉमी की इमारत खड़ी होती है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, हमारी इनकम का हर एक रुपया या तो खर्च होता है, जिसे हम अर्थशास्त्र में उपभोग या कंजम्पशन कहते हैं, या फिर उसे बचाया जाता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला भी है। बचत यानी सेविंग्स हमारी कुल आय यानी इनकम में से जो हमने खर्च कर दिया उसे घटाने के बाद जो बचता है वही है। अच्छा, अब आती है सबसे मजेदार बात। पता है, इकोनॉमिस्ट्स के पास हमारे इस खर्च करने के पैटर्न को समझने का एक फॉर्मूला भी है। और आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये है वो फॉर्मूला। इसे कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन। और ये आइडिया हमें दिया था 20वीं सदी के शायद सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक जॉन मेनार्ड कीन्स ने। उन्होंने ही हमें समझाया कि हमारे खर्च करने के तरीके के असल में दो अहम हिस्से होते हैं। तो पहला हिस्सा है जिसे कहते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन या स्वायत्त उपभोग। अब ये क्या है? सीधी सी बात है, ये वो जरूरी खर्चे हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे हमारी इनकम जीरो ही क्यों न हो। मतलब जिंदा रहने के लिए जो बेसिक खर्चा है, जैसे खाना पीना, सिर पर छत, वो सब। और दूसरा हिस्सा है इंड्यूस्ड कंजम्पशन यानी प्रेरित उपभोग। ये वो खर्च है जो हमारी इनकम के साथ साथ बदलता है। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जब सैलरी बढ़ती है तो हम बाहर ज्यादा खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं, और अगर इनकम कम हो जाए तो ये सारे खर्चे भी कम हो जाते हैं। तो उस फॉर्मूले में जो छोटा सा सी था ना, अब उसकी कहानी समझते हैं। ये सबसे जरूरी चीज है। इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी। आसान भाषा में ये हमें बस इतना बताता है कि जब हमारी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है तो हम उस 1 रुपए में से कितने पैसे खर्च कर देते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक काल्पनिक देश है जिसका नाम है कल्प देश, और वहाँ के लोगों का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो कुछ ऐसा है। अब ये जो फॉर्मूला है C = 100 + 0.8y, ये हमें कल्प देश के लोगों की आदत के बारे में सब कुछ बता देता है। इसमें 0.8 का मतलब है कि वहाँ के लोग अपनी हर बढ़ी हुई इनकम का 80% हिस्सा खर्च कर देते हैं। मतलब अगर किसी की सैलरी 100 रुपये बढ़ी तो वो उसमें से 80 रुपया खर्च कर देगा और 20 रुपया बचा लेगा। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी MPS। देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई अपनी बढ़ी हुई इनकम का 80% हिस्सा खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाकी 20% वो बचा रहा है ना? इसीलिए MPC और MPS को जब भी जोड़ेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा, मतलब 100%। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर आते हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं, हमारी अपनी ज़िंदगी में भी होती है, और वो है हमारी प्लानिंग और असलियत के बीच का फ़र्क। हम सब जानते हैं ना, चीज़ें हमेशा वैसे नहीं होती जैसा हम प्लान करते हैं। इसे समझने के लिए एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक फर्म ने प्लान किया, यानी XNT, कि वो इस साल अपनी इन्वेंट्री में 100 नए आइटम जोड़ेगी। लेकिन हुआ ये कि डिमांड इतनी ज़्यादा आ गई कि उसे अपने पुराने स्टॉक में से भी 30 आइटम बेचने पड़ गए। तो असल में यानी एक्सपोस्ट उसकी इन्वेंट्री बढ़ने की बजाय घट गई। और इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। अगर डिमांड कम हो जाए तो कंपनियों के गोदामों में बिना बिका हुआ माल जमा होने लगता है। इसे कहते हैं अनइंटेंडेड इन्वेंट्री अक्यूमुलेशन। और पता है, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि कुछ गड़बड़ है। शायद प्रोडक्शन कम करने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे घरों की,
यानी हम जैसे आम लोगों के खर्च की। लेकिन इकोनॉमी में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है जो खर्च करता है, और वो है फर्म्स यानी कंपनियां। और कंपनियां जो खर्च करती हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट या निवेश। मतलब नई मशीनरी खरीदना, नई बिल्डिंग बनाना या फिर अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाना। और अभी के लिए इस मॉडल को सिंपल रखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि फर्म्स हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट यानी एक स्वायत्त राशि इन्वेस्ट करने का प्लान बनाती हैं। तो एक पल के लिए रुकते हैं और इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। एक तरफ कोई कॉफी खरीद रहा है और दूसरी तरफ कोई कंपनी जो एक नई फैक्ट्री बना रही है। ये सारे छोटे बड़े लेन देन, यही सब मिलकर देश की नेशनल इनकम को बनाते हैं। तो चलिए अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी का बैलेंस पॉइंट यानी उसका संतुलन बिंदु कहाँ होता है। इसे समझने के लिए हमें बनाना होगा एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग। ये क्या है? बहुत सिंपल है। बस जो परिवार खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं यानी कंजम्पशन, और जो कंपनियां खर्च करने की प्लानिंग कर रही हैं यानी इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो AD = C+I। तो कोई भी इकोनॉमी बैलेंस में कब होती है? तब होती है जब देश में जितना भी सामान और सर्विसेज बनाने की योजना है यानी टोटल प्रोडक्शन, वो देश में कुल नियोजित खर्च यानी टोटल प्लान्ड स्पेंडिंग के ठीक बराबर हो जाए। जितनी सप्लाई उतनी ही डिमांड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ Y = C+I। यही वो जादुई समीकरण है जो हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है जब नेशनल इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के जोड़ के बराबर हो। और ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है ये समझने के लिए कि इकोनॉमी में कभी तेजी क्यों आती है और कभी मंदी क्यों। अगर लोग प्लान ज्यादा कर रहे हैं बनाने से, मतलब ADY से ज्यादा है, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, और अगर प्लानिंग कम है तो इकोनॉमी धीमी पड़ जाएगी। ये जो बैलेंस पॉइंट है ना, यही वो लेवल है जहां इकोनॉमी नेचुरली आकर टिकती है। तो हमने ये तो देख लिया कि एक इकोनॉमी अपना बैलेंस कैसे ढूंढती है, लेकिन असली सवाल अब आता है, क्या होता है जब कोई सरकार या सेंट्रल बैंक जानबूझकर इस बैलेंस को बदलने की कोशिश करें? क्या वो ऐसा कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे।